गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था बेटा? अभी तक हमने पढ़ा कि बोर के मॉडल बोर की पॉस्टुलेट क्या थी, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कैसे लाइन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन के बताया, ठीक है ना। और हम कैसे हाइड्रोजन की लैमन बार्बन सीरीज को देखते हैं, उनके इन्फ्लुएंसेस हमने पढ़े, ठीक है ना। अब हमें ये पढ़ना है, इस सब के बाद हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द लिमिटेशन, क्योंकि बोर का मॉडल भी प्रॉपरली ठीक तो था नहीं, बोर के मॉडल में भी कुछ कमियाँ थी। तो जो कमियाँ थी, दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल। क्या लिमिटेशंस थी, क्यों इनका मॉडल भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो इनका मॉडल भी गलत हो गया, अब क्यों गलत हो गया ये देखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ जो थी, पहली प्रॉब्लम ये थी कि बोर जो ने जो भी बात करी थी मॉडल के लिए, वो सिर्फ बोर सेड एवरीथिंग फॉर हाइड्रोजन एटम। अच्छा, ठीक। उन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करी। उन्होंने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उनको नहीं पता कि क्या होगा कैसे होगा, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो उन्होंने जो भी बात पढ़ाई वो पहली बात तो हाइड्रोजन एटम के लिए बताई। तो यानी कि बाकी एटम्स के लिए अगर हम स्ट्रक्चर पूछेंगे तो वो बताइए पाएंगे, उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। पर ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि क्योंकि एक एक हमें कुछ डिफाइंड स्ट्रक्चर तो होना ही चाहिए एटम का, तभी तो सबके सब एक से बिहेव करेंगे। जब सबको एटम बोल रहे हैं तो सबके सबका एक ही स्ट्रक्चर होना चाहिए, बस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे उसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बोर ने जो बताया वो प्रूफ नहीं हो पा रहा था। दूसरी चीज़ उन्होंने एक और इफेक्ट बताया था, एक और जीमन इफेक्ट जो होता है, जीमन इफेक्ट, ठीक है ना। इस इफेक्ट को वो प्रूफ नहीं कर पाए थे। क्या होता है बेटा जीमन इफेक्ट, ठीक है ना, कि जो जैसे हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो आपकी आई थी, ठीक है ना, वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या कहते हैं बाइफर्केट कर रही थी, इधर उधर जा रही थी, ठीक है ना, उनका डिफ्लेक्शन आ रहा था। जैसे ही आप क्या लगाते हो बेटा, मैग्नेटिक 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 फील्ड के बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में। क्या होता है, जो मैग्नेट्स की वजह से जो फील्ड आता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि जब स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही थी मेरे पास हाइड्रोजन के थ्रू, तो उसमें जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो लाइंस जो है वो डाइवर्ट कर रही थी, जो नहीं करनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वो कह रहे थे कि वो क्या है बेटा, एक वो डुअल नेचर शो कर रहा है, ठीक है ना। और वो कोई भी उसको मैग्नेट की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि वो क्या है बेटा, एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट तो आना चाहिए था, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं आना चाहिए था, ठीक है ना। और तीसरी बात, जो स्टार्क इफेक्ट है, यानी कि जो भी स्टार्क इफेक्ट जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू जो इफेक्ट होना था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो इफेक्ट होना था, उसको इफेक्ट को भी ये प्रॉपरली हमें कंसिडर नहीं कर पाए, ठीक है ना, अपने मॉडल में, ठीक है ना। और क्या बेटा, और क्या बोला बेटा, ये मॉडल एकदम एकदम समर्थ नहीं था, मतलब इट वॉज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। पहली बात तो ये हो गई, हाइड्रोजन की किसी भी हाइड्रोजन के अलावा किसी भी स्पेक्ट्रम को नहीं बता पाएगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड जीमेन इफेक्ट को नहीं बता पा रहा है। और स्टार्क इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को नहीं बता पा रहा है, जो भी हमारे एटम्स के ऊपर लग रही है। इसके अलावा लास्ट जो चीज़ थी जो वो नहीं बता पा रहे थे, वो था केमिकल बॉन्डिंग कैसे होगी। केमिकल बॉन्डिंग दैट मीन्स जब वो मॉलिक्यूल बन जाएगा, यानी कि H2 का मॉलिक्यूल है, O2 का मॉलिक्यूल है, जब ये मॉलिक्यूल बन गया है तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है और ये कैसे आपस में जुड़े हैं, ये सब बातें हमारे डील बोर्जी नहीं बता पाए, जिस वजह से इनका जो मॉडल था वो क्या हो गया बेटा, फेल हो गया, मॉडल फेल हो गया। अब मॉडल फेल हो गया तो नया मॉडल आना चाहिए, कोई न जिसने फेल किया वो बताएगा। तो क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो नया मॉडल आया उसका नाम क्या था बेटा, क्वांटम क्वांटम मैकेनिकल मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि हमें बताता है कि एटम का एक्चुअल कैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों को, इसके बारे में पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ जाननी है बेटा। पहली चीज़ पढ़नी पड़ेगी हमें, क्या, ड्यूअलिटी ड्यूअलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि जो हमारा मैटर है उसकी ड्यूअल नेचर, ठीक है ना, जो हमारा इलेक्ट्रॉन यानी कि एटम्स था इनका ड्यूअल नेचर। दूसरा हमें पढ़ना है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल, ठीक है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हमें क्या पढ़ना है दूसरा बेटा, हमें दूसरा पढ़ना है हमें ड्यूअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। जो मैटर का हमारा ड्यूअल बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए यहाँ देखेंगे बेटा, फर्स्ट वाले जो ड्यूअल बिहेवियर आया था उसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट बने, कौन से थे, डी ब्रोगली, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने 1924 में ये बताया कि मैटर के पास दोनों क्या कहते हैं प्रॉपर्टी होती है। एक तो वेव प्रॉपर्टी, यानी कि वो रेडिएट कर सकता है, ठीक है ना, वेव प्रॉपर्टी होती है, और दूसरी पार्टिकल की भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। पार्टिकल की तरह भी वो मूव करता है, ठीक है ना। तो यानी कि उसके पास रेडिएशन भी है और पार्टिकल नेचर भी है, यानी कि वो उसके पास रेडिएशन भी है, रेडिएशन होगा तो वेव नेचर है, और पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मूवमेंट है तो वो कैसा बेटा है, पार्टिकल है, ठीक है ना। इनकी पार्टिकल भी है और वेव भी है, ठीक है ना, ये उन्होंने बताया। तो उन्होंने ये बताया कि जिस तरह से फोटोन का हमारा मोमेंटम हम डिसाइड करते हैं, सब बताते हैं, उसी तरह आपका क्या है बेटा, जो हम इलेक्ट्रॉन है उसकी भी वेवलेंथ और मोमेंटम में आपस में रिलेशन दिखा सकते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन है आपका उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कोई एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा है, उसको लैम्डा ई से नोट करते हैं। वो किसके बराबर आता है बेटा, h बाय पी। वियर पी क्या है बेटा, पी इज मोमेंटम। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इंटू वेलोसिटी। जब भी कोई एक स्ट्रेट लाइन में जाता है तो उसका मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। तो इस रिलेशन के बेसिस पे, ये वाले रिलेशन के बेसिस पे हमको इन्होंने डी ब्रोगली ने बताया कि हम लोग किसी भी मैटर का या किसी भी सब्सटेंस का क्या निकाल सकते हैं, आप रेडिएशन की वेवलेंथ निकाल सकते हो अगर आपको उसका मोमेंटम पता है, ठीक है ना। तो देखेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि अगर आपका जो मटेरियल है, जो भी आपका सब्सटेंस है, उसका मास जो है वो बहुत कम होगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है ना, लैम्डा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर वेवलेंथ आपकी कितने 1 मीटर से ऊपर निकल जाती है, 1 मीटर से ऊपर निकल जाती है, तो उसका रेडिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। पहली बात तो ये, उसका रेडिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। आपको ये बात समझ में आएगी अभी। और अगर आपका मास बहुत कम है, ठीक है ना, और मास अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या होती जाएगी, वैसे वैसे कम आती जाएगी, और बहुत कम वेवलेंथ हो जाएगी, तो वो भी उसकी भी आप रेडिएशन को नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो रेडिएशन देखने के लिए क्या चाहिए आपको, रेडिएशन को के फ्लो को देखने के लिए क्या चाहिए आपको ये चाहिए कि उसकी जो वैल्यू है हमारे जो स्पेक्ट्रा है उसके बीच में, ठीक है ना। तो कंसिडर कर लेते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम आपकी 2.12 दे रखी है, देखते हैं बेटा, प्रॉब्लम 2.12, ठीक है ना। इसको देखेंगे क्या दिया हुआ बेटा इस प्रॉब्लम में, ध्यान से देखेंगे। व्हाट विल द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल, एक बॉल दे रखी है, उसका मास कितना दे दिया बेटा, 0.1 kg। मान के चलते 100 ग्राम की तो बॉल होगी, ठीक है ना, 0.1 kg दैट मीन 100 ग्राम। मूविंग द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। और इससे ज़्यादा स्पीड से क्या बॉल मूव कर सकती है, नहीं, बॉल मूव नहीं कर सकती इससे ज़्यादा स्पीड से, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसका लैम्डा निकालने की कोशिश करी, बॉल का लैम्डा और बॉल निकालने की कोशिश करी, तो मैं क्या लिखूँगा, 6.h/p लिख दूंगा, दैट इज 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, ठीक है ना। इसको डिवाइड किससे करूँगा बेटा, मास, इसका मास कितना हो जाएगा बेटा, 0.1 इंटू 10, ठीक है ना। 10 इंटू 0.1 करूँगा, आंसर कितना आ जाएगा मेरा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, लैम्डा की वैल्यू आएगी मेरी 6.626 इंटू 10⁻³ मीटर। ये वेवलेंथ दिख रही है ना आपको कितनी छोटी है। तो जो ये वेवलेंथ आई है, ये कैसे पार्टिकल की है बेटा, दिस इज द मैक्रोस्कोपिक, कैसा बेटा, मैक्रोस्कोपिक, जो कि आप नेकेड आई से देख सकते हो, ऐसा पार्टिकल, ठीक है ना। तो किसी भी ऐसे पार्टिकल की जो मैक्रोस्कोपिक होता है, उसकी वेवलेंथ जो होती है वो इतनी छोटी आती है कि वी कैन नॉट कंसिडर इट एज अ
वेवलेंथ मतलब ये नहीं देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि उसकी रेडिएशन जो है उसका हमें पता ही नहीं चलेगा, ठीक है ना, उसका उस रेडिएशन का हमें पता ही नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल ये क्या आपके जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा था उसकी रेंज से बाहर निकल गया, ठीक है ना, उसकी रेंज कितनी थी बेटा 10⁻⁻15 तक की रेंज थी, देखा था आपने, ठीक है ना। जो गामा रेज रहती है वो कितने तक रहती है, जो गामा रेज रहती हैं, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा देखा था ना बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया था, तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा में क्या देखा था बेटा, जो आपका हाँ जो आपका गामा रेज आ रही हैं उसका कितना है बेटा 10⁻⁻ लगभग 16 है, ठीक है ना, 10⁻15 या 16 आप मान के चलो, तो 10⁻⁻16 से भी छोटी है ये वेवलेंथ, तो बहुत छोटी वेवलेंथ है, इसलिए हम इसकी रेडिएशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है ना, इसकी वेवलेंथ को ऑब्जर्व नहीं करते, इसकी रेडिएशन को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये इसको मैं क्या ले लूँ, एक क्या ले लूँ बेटा, इलेक्ट्रॉन ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल क्या करूँ, एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ, तो प्रॉब्लम आपकी 2.13 है, उसको देख लेते हैं। तो उसमें दे रखा है बेटा एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास कितना होता है बेटा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है ना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है ना। और मान लेते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 3 इंटू 10⁻⁻25 जूल, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी से हम वेवलेंथ निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो क्या होती है, फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये हमने पढ़ा था। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 3 इंटू 10⁻⁻25 किसके बराबर होगा, हाफ mv², ठीक है ना, इसके बराबर होगा। इसके थ्रू हम मास और वेलोसिटी के बारे में निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, इससे v निकालने की कोशिश करते, तो v आ जाएगा मेरा 6 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाई मास दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है ना। इसको डिवाइड करने के बाद इसको क्या कर देंगे बेटा, अंडर रूट में डाल देंगे, तो क्या वैल्यू हो जाएगी, लगभग 812 मीटर पर सेकंड की वैल्यू आ गई। यानी कि अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, ठीक है ना, इतनी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो अब अगर आपसे बोला गया है कि इसकी वेवलेंथ निकालनी है, तो वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, h बाय mv, ठीक है ना, इसके बराबर होगी। h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ये वैल्यू होगी मेरी h की। और मास की वैल्यू कितनी है मेरे को पता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है ना। और मैंने वेलोसिटी की वैल्यू भी निकाल ली थी 812 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, आपका आंसर आएगा लैम्डा ई इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 896.7 नैनोमीटर, या फिर और यू कैन राइट इज एट 8.967 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। -7 कैसे होगा बेटा, ये तो 10⁻⁹ था, 9 था, तो 2 तीर के बाद मैंने और पॉइंट लगाया तो 2 और नंबर कम हो गए, तो ये 10⁻⁻7 हो गया। तो देखो ये जो रेडिएशन आ रही है ये मैं कंसिडर कर सकता हूँ अपने स्पेक्ट्रा में, मेरे स्पेक्ट्रा के बीच में आ रही है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा था उसके बीच में आ रही है, यानी कि ये रेडिएशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, रेडिएशन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये लगभग किसके बराबर है, ये एकदम से किसके बराबर है बेटा, ये है इंफ्रारेड के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि इंफ्रारेड से ऊपर जा रही है ना। देखेंगे आप अपना क्या करिए, एक बार दोबारा से वो खोलिए, क्या कहते हैं जो आपका स्पेक्ट्रा है, पेज नंबर 35 पे देखिए, पेज नंबर 35 पे देखिए, तो आपको क्या दिखेगा बेटा कि इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 10⁻7 है, 10⁻⁻7 है, ठीक है ना, समथिंग इंटू 10⁻⁻7 है, तो जो यानी कि ये कुछ 800 समथिंग नैनोमीटर है, ठीक है ना। यानी कि ये राइट से थोड़ी सी बड़ी है, बस वेवलेंथ जो है राइट से थोड़ी सी बड़ी, यानी कि इंफ्रारेड रीजन में। तो ये वेवलेंथ मेरी कैसी आएगी बेटा, इंफ्रारेड आएगी। कैसी आएगी बेटा, ये इंफ्रारेड। इसका मतलब जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, उसको आप उसकी रेडिएशन को आप क्या कहते हैं फील कर सकते हो, ठीक है ना, उसकी रेडिएशन से आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है ना, वो रेडिएशन देखी जा सकती है, लेकिन जो बॉल के थ्रू रेडिएशन निकल रही है वो आप नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो डी ब्रोगली ने हमें ये सिखाया कि हम लोग कैसे किसी भी मैटर की वेवलेंथ निकाल सकते हैं, उसका वेव नेचर हम देख सकते हैं, ठीक है ना, उसने ये दिखाया, ठीक है ना। तो एक प्रॉब्लम 2.14 है, वो भी आप देख लेंगे कि कैलकुलेट द मास ऑफ फोटोन whose wavelength है 3.6 एवोगैड्रो। तो मास निकालना है और लैम्डा की वैल्यू दे रखी है
तो लैम्डा कितना दिया बेटा 3.6 एवोगाड्रो, दैट मीन्स 3.6 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है ना, इतना दे रखा है। और हमसे पूछा गया क्या, हमसे पूछा गया है मास ऑफ फोटोन, इस फोटोन का मास कितना होगा, तो लैम्डा इजल टू h/mv होता है, ठीक है ना, h/mv होता है। और फोटोन की वेलोसिटी किसके बराबर होती है, सी दैट इज लाइट के बराबर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये फोटोन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम हो सकती है, लेकिन फोटोन की वेलोसिटी और लाइट की वेलोसिटी सेम होती है, लाइट फोटोन ही तो होता है, तो लाइट की वेलोसिटी के बराबर है। तो अगर आपको अब क्या निकालना है, m निकालना है, तो m कैसे निकालोगे, h/λ इंटू वी, h की वैल्यू लिखेंगे 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, याद हो जाएगी इससे बार बार लिख के। और मास की वैल्यू कितनी है बेटा, मास ऑफ फोटोन मेरे को निकालना है, मेरे को लैम्डा की वैल्यू दे रखी है कितनी 3.6 इंटू 10⁻⁻10, एक वैल्यू ये दी है। अब वेलोसिटी मेरे पास 3 इंटू 10⁸ दे रखी है, ठीक है ना, ठीक है ना। जब हम इसको कट करेंगे और वैल्यू निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 6.135 इंटू 10⁻⁻29 kg टू 10⁻⁻29 kg। तो यानी कि इस फोटोन का मास कितना है, मास ऑफ फोटोन कितना आया मेरा आया 6.6 इंटू 10⁻⁻29 kg। जो मास जो है किससे बड़ा है, इलेक्ट्रॉन के मास से बड़ा है, और फोटोन के मास से क्या है बेटा, फोटोन के मास से छोटा, क्योंकि फोटोन का मास कितना होता है, फोटोन का मास होता है 6.626 ऐसे करके इतना कुछ होता है, इंटू 10⁻⁻ कितना होता है बेटा -27 kg होता है। यानी कि ये मास जो है वो ज़्यादा है मास ऑफ फोटोन से। तो फोटोन का मास जो है इस फोटोन का मास जो है वो प्रोटॉन से कम होगा और इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अभी तक की बात आपको समझ में आ गई। हमें दो चीज़ें पढ़नी थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए। पहली चीज़ हमें पढ़नी थी ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, जिसमें हमें डी ब्रॉगली ने बताया कि कैसे ड्यूअल बिहेवियर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आपको क्या पढ़नी है बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में आप देखेंगे क्या है बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नाम से पता चल रहा है कि कुछ अनसर्टेन होना चाहिए, तो ये प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल कहता क्या है, इस प्रिंसिपल ने ये कहा कि वी कैन नॉट डिफाइन द वेलोसिटी एंड पोजीशन दैट इज चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन पोजीशन साइमल्टेनियसली फॉर एन इलेक्ट्रॉन। क्या बोला बेटा उन्होंने कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन, ठीक है ना, उसकी पोजीशन हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऐसे सोच सकते हैं इसको कि मान लो आपने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालने के लिए उस पर एक एनर्जी दी, आप एनर्जी से ही तो निकालोगे। तरीका क्या होता है, यही होता है कि एनर्जी देते हैं और जितनी उसकी वेलोसिटी बढ़ती है वो हम चेंज बता देते हैं कि यहाँ 3 बढ़ गई ये वेलोसिटी इसकी आई। आपने कुछ एनर्जी दी, आपने वेलोसिटी निकाल ली। लेकिन जैसी आपने वेलोसिटी चेंज करी जैसी आपने उसे एनर्जी दी, उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जिसकी वजह से जो आपने वेलोसिटी चेंज तो निकाल लिया, लेकिन उसकी वजह से क्या उसकी पोजीशन बदल जाएगी, नहीं बदल जाएगी। फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है जो 10,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, तो अगर आपने उसे थोड़ी सी भी एनर्जी दी तो उसकी अगली जो पोजीशन आएगी वो 10,000 किलोमीटर दूर आएगी या 10,000 मीटर दूर आएगी अगले सेकंड में। तो क्या आप उसकी पोजीशन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, क्योंकि मान लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे ऑर्बिटल्स में घूम रहे होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे ऑर्बिटल्स में घूम रहे होते हैं तो गोल गोल घूम रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल वो इलेक्ट्रॉन कितने 10⁻4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, यानी कि 10,000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो घूम रहा था इसमें, ठीक है ना। तो अभी आपने यहाँ पर उसको देखा कि उसकी पोजीशन यहाँ थी, लेकिन जैसे आपने उसे एनर्जी दी उसकी पोजीशन चेंज हो गई, वेलोसिटी जैसी आपने निकाली उसकी पोजीशन चेंज हो गई। ऐसी जैसी आप पोजीशन निकाल रहे होगे फॉर एग्जाम्पल आपने पोजीशन निकालने की कोशिश करी, आपने उसे एनर्जी दी, उसकी पोजीशन निकाली और उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। इसी वजह से हाइजेनबर्ग ने कहा कि हम लोग दोनों चीज़ें एक साथ कभी भी नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। इट स्टेट दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड वेलोसिटी या मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम ये एक साथ नहीं निकाल सकते। और इसको मैथमेटिकली लिखते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स, यानी कि उस एक्स पे जो उसका मोमेंटम है इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई, ठीक है ना।
हम ये बोलते हैं कि ये ग्रेटर हो सकता है एक वैल्यू के, ठीक है ना, इस वैल्यू के ग्रेटर हो सकता है, लेकिन कभी भी ये दोनों चीज़ें आप एक साथ नहीं बता सकते। इसको और खोलते हैं बेटा, तो क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एम इंटू वी, ठीक है ना, डेल्टा एम वी, यानी कि डेल्टा एम और डेल्टा वी के बारे में बात करेंगे। क्या मास चेंज होता है? मास चेंज नहीं होता, मास कांस्टेंट रहता है। तो मास को भी हम बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एच बाय 4 पाई, और एम को मैं नीचे ले आया 4 पाई। तो ये आपका फाइनल जो एक्सप्रेशन है, किसका एक्सप्रेशन है बेटा, ये एक्सप्रेशन है आपका हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इस प्रिंसिपल ने जो ये बात बताई आपको कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है, ये हमेशा किससे बड़ी होगी, h बाय 4 पाई m से बड़ी होगी। पहली बात तो ये, और दूसरा कि ये दोनों चीज़ें हम एक साथ कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका साइग्निफिकेंस देखते हैं कि कहाँ पे सिग्निफिकेंट है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, कि इसकी अनसर्टेनिटी हम कहाँ पे तो कंसिडर कर सकते हैं और कहाँ पे हमें कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, जैसे पिछली बार हमने लिए थे, एक बॉल ली थी, एक इलेक्ट्रॉन लिए थे, ऐसे ही इस बार भी करेंगे, एक बॉल लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, ठीक है ना। तो एक पहली चीज़ क्या इन्होंने रूल आउट कर दिया, पहली चीज़ रूल आउट क्या करी इन्होंने अपने एक्सप्रेशन से, पहले वो देखेंगे कि पहली चीज़ रूल आउट क्या करी कि एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर पाथ, एक पर्टिकुलर पाथ नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जैसे मैंने ऑर्बिट बना दिया, तो ऐसा नहीं है कि इसी ऑर्बिट पे चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन, हो सकता है थोड़ा सा इससे ऊपर नीचे कहीं भी चल रहा है, ठीक है ना। तो परफेक्ट ट्रेजेक्ट्री आप नहीं निकाल सकते, पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉन की, ये कहीं होगा, बस हम क्या बता सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि ना ही हम एग्जैक्ट वेलोसिटी बता सकते हैं, ना ही हम एग्जैक्ट पोजीशन बता सकते हैं। दैट मीन्स हम ये भी नहीं बता सकते कि वो उसका ऑर्बिटल का रेडियस कितना होगा, ठीक है ना, पहली बात तो ये नहीं बता सकते। और दूसरा हम क्या नहीं बता सकते कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जो कि दोनों चीज़ें नील बोर ने बताई थी ना बेटा, रेडियस बताया था ना, रेडियस बताया था n स्क्वायर z बाई n नॉट से बताया था रेडियस, और वेलोसिटी बताई थी, n बाई z 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू n बाई z, ये वाली वैल्यू बताई थी, ठीक है ना। तो वेलोसिटी और रेडियस दोनों की दोनों जो बोर ने बताई थी वो क्या निकली बेटा, वो एकदम बात गलत निकली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो निकाली, उन्होंने एक स्टेशनरी, एक नॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया बस, ठीक है ना। उन्होंने ये नहीं बताया कि जब हम उसे कैलकुलेट कर रहे थे तो जो चेंज आ रहा था वो तो आपने देखा ही नहीं, तो उन्होंने क्या किया, बस मैथमेटिकली बता दिया, लेकिन ये कभी भी वो प्रूफ नहीं कर पाए कि उसका रेडियस इतना है और उसका ये इतना है, ठीक है ना। तो हम ये प्रूफ नहीं कर पाए, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बताता है, इसी की वजह से नील बोर जो है वो फेल हुए हैं, ठीक है ना, कि ये जो दोनों चीज़ें हैं वो एक साथ साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अभी पहली एग्जिस्टेंस तो ये हमारा है कि ये एक्सक्लूड हो गया कि एक पर्टिकुलर पाथ नहीं हो सकता, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पाथ नहीं हो सकता, ठीक है ना। और दूसरी बात ये बताई हमने, दूसरी बात इससे हमें क्या पता चलेगी कि ये सिर्फ क्या बेटा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे ही डील करेगा, मतलब जो कि हम देख नहीं सकते। मैक्रोस्कोपिक के लिए आप देखोगे कि अनसर्टेनिटी नेग्लिजिबल है। आप इसको मानो या ना मानो, बात एक ही है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आप क्या करो, एक कोई भी मास ले रहे हो, कितना ले रहे हो मास, लगभग आप क्या करो उसे 0.1 मिलीग्राम तक ले लो। 0.1 मिलीग्राम समझ में आता है ना बेटा, 0.1 मिलीग्राम काफ़ी छोटा हुआ, 1 मिलीग्राम आप एटलीस्ट देख सकते हो अपने हाथ से, अगर आप 1 मिलीग्राम कोई चीज़ उठाओ तो देख सकते हो। तो ये देखने वाली चीज़ है माइक्रोस्कोपिक, और छोटी है, बहुत हल्की मैंने ऑलरेडी ले ली है, ताकि हम ये सोच सकें कि इससे तो सब कुछ भारी होता ही होता है जो हम देखते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं इसके बारे में। तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। कितनी है कि बेटा, एच बाय या तो ये इसके बराबर होगी या इससे ज़्यादा होगी, ठीक है ना, ये वैल्यू, ठीक है ना, h बाय 4 पाई m, ठीक है ना, इससे ज़्यादा होगी। h की वैल्यू कितनी है बेटा, 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है ना, जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई, और मास कितना है बेटा 0.1 मिलीग्राम, यानी कि 10 टू पावर -4 kg के बराबर है, ठीक है ना, kg में लिखा है मैंने नीचे। तो ये जो वैल्यू आई मेरी ये जो वैल्यू आई
वो लगभग किसके बराबर आएगी, देखो 4 चला गया तो 10⁻28 आ गई, इसको मैं 1 मान लेता हूँ जबकि 1 से ज़्यादा ही होगी वैल्यू। 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 × 4 4 6 24 लगभग 1.6 की वैल्यू आएगी। 1.6 इंटू 10⁻28 28 ठीक है ना, 28 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा क्योंकि वी और एक्स है ना, मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर है, ठीक है ना। तो ये मेरी वैल्यू आई कुछ 1.6 इंटू 10⁻28। समझ में आ रहा है ना बेटा, 10⁻28 कितना कम हमारा अनसर्टेनिटी है। 10⁻28 जो कितनी कम अनसर्टेनिटी है, समझ में आ रहा है ना बेटा, कितनी छोटी वैल्यू अनसर्टेनिटी की, ठीक है ना। और वही मैं क्या करता हूँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाता हूँ, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है बेटा, डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स, इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं, ठीक है ना। किसके बराबर है बेटा, h/4 पाई इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। h की वैल्यू मेरे को पता है 6.626 इंटू 10⁻34 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है मेरा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 4 इंटू 3.14। यहाँ पर पाई को मैंने कंसिडर नहीं किया, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली कोई वैल्यू होगी 4 है ना, तो 0.2 मान के चल रहे वापस, ठीक है ना, 0.2 मान के चल, ठीक है ना। तो इसको करते हैं फिर से, ठीक है ना। तो ये तो आ गया लगभग 4 12 और 0.9 के आसपास करेंगे तो मेरी वैल्यू आएगी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी लगभग वैल्यू, तो 3 तो यहाँ से बचकर और 1 यहाँ से और मिल जाएगा, तो 10⁻⁻4, ठीक है ना, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड के आसपास वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो क्या देख रहे हैं हम, अब क्या देख रहे हैं, क्या ये वैल्यू कंसिडरेबल है। जैसे आप 10⁻⁻4 मिलीग्राम को कंसिडर कर सकते हो, तो क्या इसको कंसिडर कर सकते हो, हाँ इसको आप कंसिडर कर सकते हो। यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब हम एग्जैक्ट लोकेशन निकालने की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन निकालने की बात करते हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होगी, उसकी लोकेशन 10⁻⁻ लगभग -8 मीटर के आसपास में होगी। इतना छोटा तो होता ही है उसका, हम मिनिमम मान के चल रहा हूँ कि इतना छोटा इसका रेडियस होगा, इससे तो छोटा ही होता है रेडियस, लेकिन इतना रेडियस में मान के चल रहा हूँ। अगर इतना रेडियस भी होगा तो एक चीज़ देखेंगे बेटा, डेल्टा वी कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू मेरी आई थी 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा 10⁻⁸ मीटर। इतना से अगर वो चेंज होता भी है तो देखेंगे तो डेल्टा वी में कितना चेंज आ गया बेटा 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। 10⁻4 मतलब 10,000 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज हो गई है आपकी, मतलब ये बड़ी नहीं, ये इतनी वेलोसिटी चेंज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल पहले कितनी वेलोसिटी मेरे को नहीं पता, पहले हो सकता है वेलोसिटी कितनी हो 100 मीटर पर सेकेंड हो, उसके बाद 10,000 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज होगी। मान लो पहले अगर 1 लाख वेलोसिटी थी तो 1 लाख से 10,000 और चेंज होगी। तो इतनी ज़्यादा जो चेंज हुई है वेलोसिटी, आप देख सकते हो कि कितना, जब आप नापने की कोशिश करी, जब आपने डेल्टा एक्स नाप लिया इतना, तो आपने देखा कि वेलोसिटी पता नहीं कितनी चेंज होगी। तो आप क्या एक साथ कभी नाप सकते हो, नहीं, कभी नहीं नाप सकते हो। तो ये जो मैथमेटिकल नंबर्स हैं ये बता रहे हैं, हाइजेनबर्ग इनसेंटिव प्रिंसिपल को ऐसे प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये बता रहे हैं कि कैसे बोर का मॉडल हर चीज़ में फेल हुआ, ठीक है ना, कैसे बोर का मॉडल हर चीज़ में फेल हुआ। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्वांटम मॉडल क्या बनेगा, ठीक है ना। इतना तो हमने कंसिडर कर लिया कि हाइजेनबर्ग इनसेंटिव प्रिंसिपल ने कैसे उसको गलत करा, डी ब्रोगली ने कैसे उसे गलत बताया, ठीक है ना। अब हम ये बताएंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कैसा है और सही मॉडल क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एक प्रॉब्लम 2.15 है, उसको देख लेंगे, ठीक है ना। एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर क्वेश्चन कर देता हूँ मैं। प्रॉब्लम है 2.15 जिसको हम करेंगे, इसको काट दो। प्रॉब्लम 2.15 है जिसको हम करेंगे और 2.16 आप खुद करोगे, ठीक है ना। तो 2.15 हम करेंगे, तो ये बात तो आपको समझ में आ गई है जो मैंने अभी तक पढ़ाई। तो 2.15 देखते हैं कि माइक्रोस्कोप यूजिंग सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन इन ए एटम विद डिस्टेंस ऑफ 0.1 एवोगैड्रो, ठीक है ना। तो उन्होंने डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी बता दी बेटा 0.1 बता दी, ठीक है ना, 0.1 एवोगैड्रो बताई, ठीक है ना। दैट इज 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है ना, ये डेल्टा एक्स है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, तो डेल्टा वी आपको बताना है, तो वही आपको फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा वी आपको बताना है। तो आपने फॉर्मूला लगाया डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πf, ठीक है ना। तो आपने डेल्टा वी निकालने के लिए क्या किया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू
एच की वैल्यू लिखी 6.626, ठीक है ना, इंटू 4 इंटू पाई इंटू मास ऑफ क्या, मास ऑफ फोटोन, ठीक है ना, इंटू मास ऑफ जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.11 इंटू 10⁻34 kg इंटू आपने क्या करना है डेल्टा एक्स करना है, जो जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा 10⁻⁻11 है, ठीक है ना। 0.1 इंटू 10⁻⁻10 इज 10⁻11। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको डेल्टा वी की वैल्यू कितनी मिलेगी 5.79 इंटू 10�6 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है ना बेटा कितनी बड़ी वैल्यू है ये, कितनी बड़ी वैल्यू है 10�6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि लगभग कितना है बेटा ये 5,79,000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, ठीक है ना। इतनी स्पीड आप सोच भी नहीं सकते हो, इतनी ज़्यादा स्पीड है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो अभी तक हमने सब जो हमने पढ़ लिया है उसके बारे में एक बार मैं बता दे रहा हूँ। हमने बोर मॉडल तक पूरा पढ़ा था। बोर मॉडल के बाद हमने बोर मॉडल की लिमिटेशंस पढ़ी और कैसे हमारा जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो डेवलप होगा, उसके लिए हमने दो हमने रूल्स पढ़े, या दो हमने प्रिंसिपल्स पढ़े हैं। एक तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ लिया, ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया, इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर, हमने वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों देखे। और हमने क्या पढ़ा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा, जो ये बताता है कि आप कभी भी दोनों चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं नाप सकते, ठीक है ना। प्रॉब्लम 2.16 करेंगे आप लोग तो आपको पता चलेगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा एक्स की वैल्यू उसमें निकालने के लिए बोलिए, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालेंगे और समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें पता चल गया कि बोर किस तरह से फेल हुए। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कैसे हम लोगों ने डिफाइन किया, और हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में, ठीक है ना, कि क्या थी वो श्रोडिंगर इक्वेशन, और हमने कैसे अब इसके बाद डिफाइन किया कि एटम का मॉडल कैसा होगा और वो कैसे उसकी स्टेबिलिटी और केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बता पाएगा, जो हमारा बोर मॉडल नहीं बता पाया था, ठीक है बेटा। थैंक यू।